सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। जब शादी कर ही रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो फिर राज़िम को अपनी एनजीओ में रख लें। ज़मीन लेने के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। शेल्टर होम बन जाने के बाद वहाँ रहने वाली लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत होगी, और इन सब चीज़ों के लिए एक मजबूत मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस रिश्ता देने की कार्रवाई में मेरी तरफ से शरीक होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं तैयार होके यहीं आ जाऊँगी और हम दोनों साथ ही मिलकर आस्ताना रज़ी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सपनों की ओट में। सर, मैं रात अम्मी के आने के बाद बाजी भी आई थी, तो ये फैसला हुआ था कि अब अम्मा को अकेला ना छोड़ा जाए। अब्बा भी काम पे चले जाते हैं, तो फैसला ये हुआ है कि मैं जल्द अज जल्द शादी कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शादी के बाद तुम अपनी बीवी को वहाँ रखोगे या यहाँ रखो? नहीं नहीं, फैसला ये हुआ है कि मैं अब यहीं कोई घर लेके अम्मा अब्बा को यहीं बुला लूँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी से अब रब्बानी साहब ने टकराव की मैनेजमेंट संभाल ली है। अब मेरे वेजेस भी ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। खैर, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कब आ रही हैं सदफ को देखने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही है। मैंने सदफ की तस्वीरें दिखा दी थी अम्मी अब्बू अपनी बहन वगैरह को। तस्वीरें देखने और ये जानने के बाद कि सदफ रज़ीउद्दीन साहब की बेटी है, उन सब ने सदफ को अपनी बहू के तौर पे तस्लीम कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बस प्रोग्राम यही है कि जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा घर तलाश करूं और अम्मा अब्बा को यहाँ बुला लूं। तो बस फिर अल्लाह का नाम लें और टीपू से मुलाकात करें। क्यों? भाई, नौकरी और रिश्ते में सारी बातें चाहे पहले से ही तय हो जाए, मगर रस्मी तौर पे तो ये रिश्ता कायम रखना ही पड़ता है ना। हाँ, तो आप मेरी सब घर वालों से मीटिंग तय करवा दें। और क्या? आप इस रिश्ता देने की कार्रवाई में मेरी तरफ से शरीक होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं तैयार होके यहीं आ जाऊँगी और हम दोनों साथ ही मिलकर आस्ताना रज़ी का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अंदर ड्राइंग रूम में दोनों आराम से बैठकर चाय शाय पीकर रिश्ता मांगेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, तुम बताओ, यूं ही राह चलते चलते कोई मिला तुम खुशनसीब थे। भटकी भी तो अपने घर लौट के वापस आ गई, क्योंकि तुम्हारे पास अपना घर था और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं भटकी भी और सीधी राह पे चली भी आई, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में तन्हा और बहुत कमजोर। शाहीन, एक जमाना था कि तुम और भाई, उस जमाने में हम दोनों तारीखों में डूबे हुए थे, और जानती हो, जो लोग तारीखों में मिलते हैं ना, उनके चेहरे रोशनी में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शाहीन,
अगर कोशिश की जाए तो पहचान भी सकते। एक तरफा मोहब्बत नहीं होती मेरी दोस्त, ये बात बहुत फजील है, क्योंकि आपको पहचानना एक तरफा नहीं होती। शाहीन, मैं कोशिश करूंगी कि भाई की याददाश्त वापस आ जाए, वो उन लम्हों को याद करें जो उन्होंने बिताए हैं। लेकिन अब हालात बदल गए शाहीन। तो फिर अब मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं। मतलब अब इस दिल में नफरत नहीं है, तो क्या मोहब्बत के बीज उगाए जा सकते हैं? मैं मोहब्बत को ऐसी फसल ही नहीं समझती जिसके बीज मसनूही तौर पर बोकर कि फसल उगाई जाए। फिर मोहब्बत तो वो दरख्त है जिसकी कौपल किसी खूबसूरत मौके पर दिल के किसी कोने पर फूटती है और उस दिल के मालिक को पता भी नहीं होता और ना ही इस चीज का एहसास। और वो कौपल देखते ही देखते एक ऐसा तनाव दरख्त बन जाती है कि जिसके साए के नीचे इंसान सुकून से बैठा रहे और चाय पीता रहे। रासिम, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ। मेरी अंग्रेजी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि प्रपोज तो लड़के करते हैं। ज़माना काफी बदल चुका है और अब तो लड़कियां भी प्रपोज करने लगी हैं। रासिम कितना बदल गया है ना। क्या वो मुझसे नहीं शाहीन, मत सोचो इतना कि बाद में तुम्हें खुद ही अफसोस। तो ये वो अहमर की अम्मी ने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? वो कह रही थी कि लड़की का कद बहुत लंबा है, मेरे बेटे के साथ चलेगी तो मेरा बेटा एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा, तो इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी। तो बताओ ना फिर मैं क्या करूं? पैर कटवा लूं अपने क्या? तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो ना, तो बस एक काम करो, ज्यादा नहीं 2 इंच, सिर्फ 2 इंच अपने पैर कटवा लोगी ना, तो उसके कद के मुताबिक सब बैलेंस हो जाएगा और फिर उसकी अम्मी मान जाएंगी, तुम्हें गले लगा लेंगी, अपनी बहू बना लेंगी। सदो खाली पड़ा हुआ मेरा ओहो, अम्मा और आफिया करीब करीब साथ साथ होके बैठे हुए, यकीनन कोई खिचड़ी पक रही होगी। भाई खिचड़ी तो पक गई है, बस अब निकालने की देर है। क्या खिचड़ी पकी है? अरे भाई, कल हमारी आफिया जो है वो अहमर को लेकर सदफ के रिश्ते के लिए आ रही है, खास तौर पर। ओह अच्छा, लेकिन शादी कब करना चाह रहे हैं? भाई जब तुम अहमर को घर किराए पे दिला दोगे तब। मैं मकान किराए पर दिला दूं? मैं कुछ समझा नहीं। भाई देखिए ना, अहमर के जो अम्मी अब्बू हैं वो कराची आ रहे हैं, अब जाहिर है वो यहाँ तो रहने से रहे, तो उनको एक मकान चाहिए किराए, और उसी मकान में वो हमारी सद्दों को रुखसत करके भी ले जाएंगे। ओहो, तो ये बात है, कल ही ले लो, मेरे पास तो बहुत सारे मकान है किराए के लिए। इतनी जल्दी है बहन को घर से निकालने की? जाहिर है बहनें घर से जाएंगी तो कोई और आएगा ना। रासिम, पहले मैं समझा करती थी कि आफिया और अहमर एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर इस तरह की कोई बात उन दोनों के दिलों में नहीं है, ये मुझे पता लग गया। अब वो तो बस अदनान की बेवा बन के रहने में ही खुश है।
पर ऐसे कैसे हैं? देखो तो सही, पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, ऐसे कैसे गुजरेगी? तुम अदनान के सगे भाई न सही, सौतेले तो हो। तुम्हारी रगों में भी उसी रजीउद्दीन का खून दौड़ रहा है जिसको आफिया अपने सगे बाप जैसा समझती है। इकरामा, मुझ में और अदनान में जमीन आसमान का फर्क है। आसमान थे और मैं जमीन। अरे बच्चे, आसमान तो अब उसके सर पे रहा नहीं है, कुछ अरसे में वो भी समझ जाएगी। हवा में मौल्लक रहने के बजाय शायद जमीन पे पैर रखने को तरजीह दे। आज देख राजिम, ये तो बात तय है कि आफिया एक बेहतरीन लड़की है, और उसे तेरी हरकतों से नफरत थी, तुझसे नहीं। अब तो तू मेहनत कर रहा है, शायद इस तरह उसके दिल में अपनी जगह बना सके। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ कि बाहर से किसी को लेकर आने की जरूरत ही क्या है इस घर में? वो मैं आती हूँ। आपको ये बात नहीं कहना चाहिए थी। अरे भाई, ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी? जो बात मेरे दिल में आई वो मैंने कह दी। ये क्या बात हुई? लेकिन अम्मा, कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि आफिया के दिल में क्या है। हो सकता है कि वो अब तक अदनान भाई को भूली ही ना हो। अरे रम, मैं तो कह रही हूँ आजकल तेरी उससे बहुत दोस्ती हो रही है, तू ही उसके दिल का हाल जान ले। इस राजिन से तो कह के थक गई, सुनता ही नहीं मेरी कोई बात। अम्मा, बात आपकी सुनने या ना सुनने की नहीं है। फिर जाहिर है जे क्या एतराज हो सकता है। सच्ची बात तो यह कि खुद को काबिल नहीं समझता कि मैं आफिया के बारे में सोच सकूं। और दूसरी बात ये अम्मा कि मुझे लगता है कि आफिया ने भाई को हमेशा अपना देवर ही समझा है। उसके दिल में और कुछ नहीं है भाई के लिए। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं पूछ लूंगी। करके तो देख लो बात। मसले का हल तलाश कर लिया। कैसा है? आतिफ, तुम कहती थी ना कि तुम्हारी सिक्स्थ सेंस कहती है कि जो वो है वो नजर नहीं आता। You were absolutely right. मुझे फील हुआ था, और फिर ये बात किसी हद तक सच भी साबित हो गई जब आपने मुझे आतिफ की क्रिमिनल हिस्ट्री बताई। उसे घर से भी तो निकाल दिया गया था ना? Absolutely. अभी जब मैं स्टेट्स में था तो वहां क्रिमिनल साइकोलॉजी पे एक लेक्चर अटेंड किया था। और तुम्हें पता है कि लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं? क्यों? पहली वजह हैव नॉट्स, यानी कि वो लोग जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और जायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, तो वो चोरी, डकैती, इस किस्म की वारदातें करके अपने अखराजात पूरे करते हैं। और सेकंड टाइप के क्रिमिनल्स वो होते हैं जो सोसाइटी से किसी चीज का बदला लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि सीरियल किलर्स और रेपिस्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं। चाय। थैंक यू। वैसे तुमने विद मिल्क वाली कॉफी पिला पिलाकर ब्लैक कॉफी की आदत छुड़वा दी। सर, आप तो चाय भी ब्लैक पीते हैं। अगर आप दूध डाल देंगी तो दूध वाली चाय भी पी लूंगा। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, पता नहीं आप कैसे पी लेते हैं। इसमें तो बड़ी कड़वाहट होती है। जिसने मुझे आदत डाली तो उसको भी कड़वाहट बहुत अजीज थी। हाँ, वो चाय में हो, कॉफी में, या फिर जिंदगी में। कौन था वो शख्स? था ना, थी माय एक्स वाइफ।
आप कैटेगरीज का बता रहे थे। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और उनकी जहानत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो वो लोगों को खुद से सुपीरियर साबित करने के लिए, अपनी जहानत को मनवाने के लिए क्रिमिनल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आतिफ इस तीसरी कैटेगरी से है। आई थिंक सो। आतिफ भी इसी कैटेगरी का क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो है, बट यू हैव टू एडमिट ही इज अ मास्टरमाइंड, जीनियस। अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाए तो एक बहुत मशहूर क्रिमिनल था जिसका नाम था फ्रैंक एबिगनेल। 16-17 साल की उम्र से उसने अपनी क्राइम वेव का आगाज किया। जाली चेक्स काट काट के बहुत बड़े बड़े बैंक्स को डिफ्रॉड किया। FBI को बहुत साल लग गए उसको पकड़ने के लिए। फिर उसको FBI ने हायर कर लिया बैंक फ्रॉड पकड़ने के लिए। ओह, आई सी। तो आप? तो मुझे पता है कि हमारा एक बिजनेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का भी। मैं सोच रहा हूं कि आतिफ को वहां जॉब दे दी जाए, रिसर्च हेड बना दिया जाए। 1-1.5 लाख सैलरी मिला करेगी और वैसे भी हमारे करोड़ों रुपए बचेंगे जो हमें कोर्ट में और कचहरियों में वेरिफिकेशन के लिए देने पड़ते। और अगर उसने आपको धोखा दे दिया तो? फ्रैंक एबिगनेल भी FBI का हमेशा वफादार रहा और वो इसलिए क्योंकि वहां उसकी अना को तस्कीन मिल रही थी। उसको इस बात पे बहुत फख्र था कि वो ज़हीन लोगों से भी ज्यादा ज़हीन, और मेरे ख्याल है आतिफ भी यही करेगा। आपकी एक बात बहुत अच्छी है, आप नेगेटिव चीजों में से भी पॉजिटिविटी का एक जरूर पहलू निकाल लेते हैं। तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जो पॉजिटिविटी मैंने आपके लिए सोची उसका जवाब भी पॉजिटिव होगा? रबानी साहब, मैं घर की उलझनों में इतनी उलझ सी गई हूँ कि इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। Anyways, think about it. हेलो जी, हाँ बात कर रहा हूँ जी। जी मैं और आपके इदारे में, मेरा मतलब है कि आपको यकीन है कि आपने सही आदमी को फोन किया है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जनाब, मैं कौन सा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं जो आपके लिए चंद मिनट ना निकाल सकूं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात फिर मैं आपको बता दूं। देखिए, मेरा वक्त तो इतना कीमती नहीं, लेकिन आपका कीमती जरूर होगा और जाया भी होगा। बहरहाल आप बेफिक्र रहिए, मैं आ जाऊंगा। जी हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर आ जाऊंगा। शुक्रिया। फाइनली आज प्लॉट का सौदा तो हो गया। ये लो तुम्हारे कमीशन का चेक। लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? हफीज साहब को दो। मैंने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और मुझे कहा कि ये चेक मैं तुम्हें बराए रास्त। अजीब बात। अजीब तो है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं। वो क्या? बड़ा रोब है आतिफ का वैसे हफीज साहब पे। जानते हो, हफीज साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे हाथों से चेक छीन लें, लेकिन जब आतिफ को उन्होंने फोन किया और गालिबन आतिफ ने जब उनको डांटा तो मुझसे फौरन कहा, भाई ये चेक आप राजिम के हाथों में दीजिएगा। चलो, ये भी बहुत अच्छा हो गया। अमर भी जल्दी शादी करना चाह रहा था और आतिफ भी। अच्छा है ना, तुम दोनों अपनी बहनों के फर्ज से जल्दी फारिग हो जाओगे। टैक्सी वाले भाई, दाईं तरफ मोड़िएगा। क्यों? हमें कहाँ जाना है? भूल गए क्या?
हमें एनजीओ के ऑफिस जाना है, तुमने अपने नए ऑफिस में बैठ के लोगों से मिलना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि वहाँ पे सब कुछ किस तरह से करना है। थोड़ा सा और आके ले लीजिएगा। बस बस यहीं रोकिए। चलो। अम्मा, अरे मेरा बच्चा आ गया। अम्मा, ये लीजिए मिठाई। आई मिठाई की। ये किस चीज की है? ये मिठाई आतिफ भाई ने भिजवाई होगी। वैसे मिठाई का डब्बा देख के तो ऐसा लगता है कि दिल के बहुत छोटे हैं। क्यों भाई? अब देखिए ना, जब रिश्ता तय होता है अम्मा तो बड़े बड़े टोकरे भिजवाते हैं। ये क्या, आधा किलो मिठाई भेजकर अब इसको कितना बांटेंगे और कितना खुद खाएंगे? अम्मा एक काम करते हैं ना भाई, जब इसके ससुराल वालों के पास से मिठाई आएगी ना तो हम ये देखेंगे कि इसके ससुराल वाले कितने बड़े और कितने सारे मिठाई के टोकरे भिजवाते हैं। चुप कर जाओ तुम दोनों, मुझे उससे पूछ लेने तो दो कि किस चीज की मिठाई है। चुप कर। बता बच्चे, किस चीज की मिठाई? अम्मा, आज मुझे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। अरे माशाल्लाह, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों का मुंह मीठा करा सकूं। ये जी, पहले अम्मा थोड़ा तो ये पूरा खाना पड़ेगा आपको। बेटी की खुशी में मिठाई नहीं खाएंगी, ये पूरा आपने खाना। ये वो शाहीन का फोन आ रहा है, मैं जरा बात। हाँ, वो शाहीन ने मुबारकबाद के लिए फोन किया होगा। उसी के ऑफिस में तो जो नौकरी मिली है। भाई मुझे भी खिलाए ना। अच्छा भाई, ये भाई से शाहीन कितनी अच्छी लड़की है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि। क्या दिल चाहता है? भाई तुम लोगों का जो भी दिल चाहता है ना, भले शाहीन बहुत अच्छी लड़की है, पर मुझसे पूछो तो मैं तो चाहती हूँ आफिया इस घर में आ जाए। पता नहीं रम ने आफिया से बात की भी कि नहीं। अम्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि। अरे भाई, अच्छा भाई, नहीं बात करूंगी कोई, लेकिन कोई एक दफा उससे बात करके तो देख ले। मेरा तो हाँ मान लो भाई, कमाल है। अच्छा, मैं बाहर जाऊँ। ढंग की बात कर रही थी। बस कर अब, छोड़। नहीं, मैंने खानी है। अरे क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो मुझे? अरे अम्मा भाई सब घर पर है, अगर किसी को पता चल जाता तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे भाई को तो पहले से ही पता चल गया था, उसी के जरिए तो मैंने शादी का पैगाम भिजवाया था। अच्छा सुनो, आज मिल सकती हो? अगर पैगाम भिजवा ही दिया है तो फिर इतनी बेसब्री क्या है? इंतजार कीजिए। अरे बेवकूफ लड़की, शादी के बाद मिलने में वो मजा कहाँ आता है जो शादी से पहले मिलने में आता है। और हाँ, तुमको एक खुशखबरी भी देनी है। खुशखबरी? तुम मिलोगी तो बताऊंगा। वो खुशखबरी इतनी बड़ी है कि मैं चाहता हूं कि तुम जब सामने मौजूद हो तब सुनाओ। लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? सेम ओल्ड प्रोसीजर। तुम अपनी अम्मा से कहो कि तुम शाहीन के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, और फिर अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, वादा नहीं करती, ठीक है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजिम, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अरे ये तो अपना काम है अमर। तुम्हारे नए मालिक मकान भी शरीफ आदमी है, तुम बल्कि कल ही डिपॉजिट देकर वहाँ अपना कब्जा ले सकते हो। नहीं, शिफ्टिंग तो मैं इतवार की छुट्टी लेके ही कर पाऊंगा। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जब चाहो वहाँ मुंतकिल हो सकते। अरे शाहीन तुम? हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर ही रही थी तो मैंने सोचा मैं इरम को साथ ले जाऊँ शॉपिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जी ठीक है, ओके।
अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा? ये क्या है? तुम्हें इंग्लिश तो आती है ना, खुद ही पढ़ लो। इतनी सारी सैलरी? हाँ इरम, मैं तुमसे एतराफ करना चाहता हूँ। कैसा एतराफ? इरम, तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। जैसे ही मैंने महसूस किया कि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है, जाने मेरी जिंदगी में जैसे इनकलाब सा आ गया। इनकलाब? क्या मतलब? ये मैं तुमको नहीं बता सकता। इरम, मैं पहले अच्छा आदमी नहीं था। तुम्हारे और आज़म के साथ भी सिंसियर नहीं था। इरम, फिर मैंने सोचा कि तुम लोग कितने अच्छे हो, और फिर मैंने फैसला किया कि मैं भी अब तुम लोगों के साथ सिंसियर रहूंगा। और देखो मुझे ये सिला मिला, ये नौकरी मिल गई। अम्मा भी कितनी खुश हो गई थी ना कि दोनों बेटियों का रिश्ता इकट्ठा तय हो गया है, इकट्ठी शादी हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा। हाँ सही कह रही हो। वैसे आतिफ भाई कब शादी करना चाहते थे? उनकी बातों से तो लगता है कि वो चाहते हैं जितनी जल्द हो जाए शादी। और तुम? मैं भी, मेरा मतलब है एक अच्छी बीवी होने के नाते जो वो चाहेंगे मुझे कबूल है। अभी से बन गई अच्छी बीवी। इज्जत, दौलत, नेक नामी। इरम, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। I love you, इरम। बस। इसीलिए मैं तुम दोनों का हमेशा स्कॉट करती थी। अब जो कुछ भी तुम लोग मिलोगे वो शादी के बाद मिलोगे। अब नो मिलना जुलना, अब है खतरे की घंटी। चलो। अम्मा, मैं तो आज अहमद के साथ आई हूँ सदफ का रिश्ता तय करने के लिए, और आप अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। ये ना हो कि आप बाद में मुझे कि आफिया तूने पहले मुझे नहीं बताया था। सामने बैठा हुआ देखभाल कर ले ठीक से। अरे बच्चे कैसी बातें कर रही हैं? लड़का हमारा देखा भाला है, हमें क्या जांच पड़ताल की जरूरत है? लो बेटा। थैंक यू। तो बस पे जल्दी बताइए, बारात कब लेकर आए? भाई हमें 10-15 दिन तैयारी के लिए तो चाहिए ना, क्यों? हाँ बिल्कुल सही कह रहा राजिब। हाँ तैयारी के लिए तो चाहिए बिल्कुल। फिर अगले महीने की 7 तारीख रख लें, क्यों अहमद? जी, मैं अगले हफ्ते ही अम्मी अबू को कराची बुला लूँगा। मेरा ख्याल है तारीख मुनासिब है। तो बस सही है, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। चलिए इसी बात पे मिठाई पहले हम खाओ ना, तुम खाओ सबसे पहले। अच्छा ये बता क्या पिएगा? विस्की विद सोडा। क्या? तुमने भी इस तरह पूछा कि क्या पियोगे? कौन है यहाँ पे?
याद है जब हम लोग तफरी करने के बहाने ढूंढा करते थे? अभी माजी याद आता है? हाँ, लेकिन एक बुरे और भयानक ख्वाब की तरह। लेकिन मैं आतिफ उसे भूलना नहीं चाहता, ताकि एक मवासना रहे सच्ची और खूबसूरत जिंदगी का जो आजकल मैं गुजार, और उस भयानक और तकलीफदेह जिंदगी का जो कि मैं गुजार के आ रहा हूं, ताकि दोबारा कभी मेरे पांव में लर्जिश ना आ सके। तुम ठीक कहते हो राज़िम। आज मुझे ये नौकरी मिली तो मुझे एहसास हुआ कि इज्जत रोजगार अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अरे वाह, अरे वाह मेरे शेर के बच्चे हैं। अबे तू तो वाकई स्लम डॉग मिलियनेयर है भाई, शाबाश। उस्ताद आप भी वहीं मार रहे हो जहां दुख रहा है। वैसे उस्ताद आज की वारदात में ना जान की बाजी लगानी पड़ी है, तो ये माल हाथ लगा है, बच गया भाई। कुछ नहीं होता, तुझे कुछ नहीं होगा जब तक मेरी अम्मा जान की जो दुआएं हैं ना वो मेरे साथ है। हाँ उस्ताद ये बात तो है, आपकी माँ भी ना हमारी अपनी माँ जैसी है। हाँ चलो भाई अगर थैंक यू बेटा डी चल भाई, ये मेरी अम्मा का सदका है, और मेरी अम्मा ने मुझे बता रखा है कि जितना हाथ तुम खुला रखोगे उतनी ही तुम्हारी जेब भरेगी। कम ऑन, आज हम दोनों भाई इस नई जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। सपनों की ओट में। शायद ये पहले तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं समझा नहीं। शाहीन, तुम्हें क्या लगता है कि भाई कभी शाहीन को एक्सेप्ट करेंगे, जबकि उनको पता है कि उसका पास्ट क्या था, वो क्या करती थी। तुम्हारे इस जज्बे की बहुत कदर करता हूँ आफिया, तुमसे मोहब्बत करने लगा, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा। पर राजिम से तो पूछ लें उसके दिल में क्या है, ऐसे कैसे बात शुरू कर दें। अम्मा अब राजिम भाई की टेंशन छोड़ दे, उनसे मैं बात कर लूंगी, हम उन्हें मना लेंगे। आप एटलीस्ट एक ग्रीन सिग्नल तो दे ताकि बात आगे बढ़े। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट